चलिए, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स को स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं डिफाइन किया था। मैंने कहा था जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको कैटेगराइज कर रहे हैं। स्केलर्स द क्वांटिटीज विच डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्शन बट हैव ओनली अ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड अलोंग विद द यूनिट आर स्केलर क्वांटिटीज। Vector quantities were the quantities which have a magnitude and require a specific direction to be represented along with them. वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, कौन सी स्केलर हैं, तो मैंने कहा था कि वेक्टर को याद रख लेना ज्यादा आसान है। हमारे पास पांच ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे सिलेबस के मुतालिक, जिसको वेक्टर कह रहे हैं। तो बस उन पांच को याद रख लें, इन पांच के अलावा जितनी भी है वो सब आपके पास स्केलर क्वांटिटीज हो जाएंगी। यू हैव डिस्प्लेसमेंट, यू हैव वेलोसिटी, यू हैव एक्सेलरेशन, देन यू हैव फोर्स एंड यू हैव मोमेंटम। ये पांच फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम वेक्टर के तौर पे पढ़ रहे होते हैं। मैंने कहा था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वेक्टर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी की पांच फिजिकल क्वांटिटी थी जिनका मैंने नाम लिया। वेक्टर इज एन एरो हेडेड लाइन, एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है एक लाइन के थ्रू, एक एरो के थ्रू ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह कर रहे होते हैं, मैंने कहा था कि देखो, जो लेंथ ऑफ द एरो होता है, जो लेंथ ऑफ द लाइन होता है, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किस तरह रिप्रेजेंट करता है, ओ लेवल से हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग एक स्केल सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट 100 न्यूटन ऑफ फोर्स, तो मैंने अपनी गिवन स्पेस के हिसाब से लेट्स से कि एक स्केल बनाया कि 1 सेंटीमीटर ऑफ द लाइन इज रिप्रेजेंटिंग 10 न्यूटन ऑफ द फोर्स। और मुझे 100 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की इन द रिस्पेक्टेड डायरेक्शन। तो इस तरह लेंथ ने जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया। ठीक है। दूसरी जगह जो एरो हेड है वो डेफिनेटली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। डायरेक्शन पे मैंने बड़ी डिटेल में हम लोगों ने बात की थी कि डायरेक्शन किस किस तरह से रिप्रेजेंट करता है एक एरो हेड। देखिए, ये जो लाइन ड्रॉ हम कर रहे हैं जिसे हम वेक्टर कह रहे हैं, तो मैंने कहा था कि देखो इस वेक्टर को आप प्लस माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी डायरेक्शन। प्लस माइनस का जो साइन है वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पे स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो 80% ऑफ द केसेस हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो एक्सिस के ऊपर हमारे पास चीजें कोई भी एक्ट कर रही हो ना, उसको हम प्लस या माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरह, हमारे पास कन्वेंशन है। अपवर्ड जाने वाली चीज को हम पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को हम नेगेटिव ले रहे हैं। राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है। मैंने कहा ये कन्वेंशन है, ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं किसी कंडीशन में एक अपना एक स्टैंडर्ड सेट करूं तो मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो मुझे अपवर्ड को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेसिफिक नहीं है कि अपवर्ड ही पॉजिटिव है। बेसिकली इट्स अ डिफरेंशिएशन कि अगर एक डायरेक्शन है उसका बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन जो होगा वो नेगेटिव में लिया जा रहा है। तो कन्वेंशन ऑफ द ग्राफ जो हमारे पास रहते हैं उस हिसाब से अपवर्ड एंड राइट पॉजिटिव, डाउनवर्ड एंड लेफ्ट नेगेटिव। बहुत सारी सिचुएशन आप फोर्सेस के अंदर, इवन काइनेमैटिक्स के अंदर जब आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे, अक्सर सिचुएशंस में ग्राफ्स के अंदर आप मेरे साथ देखेंगे कि हम डाउनवर्ड को नेगेटिव भी कंसीडर कर लेते हैं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं कभी कभी। तो वहां पे हमें रिवर्स डायरेक्शन अपवर्ड को नेगेटिव शो करना होता है। दूसरा एक तरीकेकार जो है वो हम जो लाइन है ड्रॉ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एंगल। अब एंगल जो बनता है वो या तो वर्टिकल एक्सिस के रिप्रेजेंट से रिस्पेक्ट से बनेगा या फिर हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट से। तो जैसे हमने बनाया, तो मैंने कहा इफ दिस वाज द वेक्टर, अब इसका जो भी आपने एंगल मार्क किया, लेट्स से आपने एंगल मार्क किया थीटा, और वो आपने उसका बेस जो उसका विद रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल बनाया था, लाइक ये 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो आपने लिखा थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल या फिर फाइव फ्रॉम वर्टिकल। अगर मेंशन नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इट्स फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, क्योंकि स्टैंडर्ड वे क्या है, आप हॉरिजॉन्टल से मेंशन करते हो। डायग्राम के अंदर मेंशन होगा, डायग्राम से देख करके अंदाजा हम लगा लेंगे कि जनाब ये एंगल कहाँ से मेंशन मेजर किया हुआ है। एमसीक्यूज के हवाले से अक्सर वो पूछता है कि एंगल कहाँ से मेजर किया था, तो वो फ्रॉम वर्टिकल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल हम लिख देते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर कभी वो आपसे पूछे कि जी एंगल मालूम करना है, तो एक अंडरस्टूड सी बात यह है कि मुझे बेस जो है अपनी जो अपना जो रेफरेंस पॉइंट है वो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होने वाला है। ठीक है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड थर्ड जो मैंने कहा था, डायरेक्शन को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिक पोल से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और मैंने कहा था एंगल्स एंड पोल्स को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द एंगल इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ पोल या विद रिस्पेक्ट टू द साउथ पोल, विद रिस्पेक्ट टू द ईस्ट और वेस्ट पोल, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक एग्जांपल दी थी ये वाली जो बनी हुई है हमारे पास, तो मैंने कहा दिस इज 30 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सॉरी ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ से मुराद ये था कि आपके पास ईस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ
नॉर्थ वाज द रेफरेंस लाइन, उसके ईस्ट साइड के ऊपर। ईस्ट साइड के ऊपर या ईस्ट ऑफ नॉर्थ दिखने का मकसद ये था कि देखिए आप यहाँ भी बना सकते थे 30 डिग्री का एंगल, तो ये हो जाता वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो इस हवाले से हम लोग इसको मेंशन करते हैं। तो दीज वर दी वेज जिसमें हम अपनी एक एक वेक्टर जो है किसी वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा होगा। फिर हम आए थे वेक्टर की दो अहम प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखिए मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज तो बेशुमार है, मतलब बेशुमार में आते हैं कि 15-16 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ ही लेते हैं वेक्टर्स की। अगर आप मैथ्स दे रहे हैं और P3 कर रहे हैं तो आप बहुत सारी डिटेल में वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ उन दो क्वांटिटीज को रिकॉल कर रहे हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। पहला था कि एक वेक्टर को आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। डिस्प्लेस आगन के किसी भी ड्रॉन वेक्टर को आप उठा करके किसी और जगह पे प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वाज द वेक्टर, ठीक है, और मैंने इस वेक्टर को उठा करके किसी भी एक डिफरेंट जगह पे प्लेस कर दिया, मैंने इसको यहाँ बना दिया, लेट्स से कि ये मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस क्यों करते हैं? जब हम वेक्टर ट्राइंगल्स वेक्टर डायग्राम्स बना रहे होते हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर ईज हम जो कंपोनेंट्स अभी देखेंगे आज और जो वेक्टर्स हैं हम अपने हिसाब से उनको डिफरेंट लोकेशंस पे बना रहे होते हैं। इस वजह से मैंने कहा वेक्टर डिस्प्लेस किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है कि ना उसकी लेंथ चेंज करेंगे, क्योंकि लेंथ चेंज कर देंगे तो मैग्नीट्यूड आपने चेंज कर दिया, वो चेंज नहीं कर सकते आप, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से ना आप वेक्टर के हवाले से एक अहम बात समझें। तो अहम बात यह है कि वेक्टर में एक वेक्टर क्वांटिटी के हवाले से, कि वेक्टर क्वांटिटी की दो अहम चीजें हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। लेट्स से कि एक वेक्टर वेक्टर ए है, उसके मैग्नीट्यूड में फर्क आ जाए, अब वो वेक्टर ए नहीं कहलाएगा, दैट वुड बी रेफर्ड एज ए न्यू वेक्टर, लेट्स से वेक्टर बी। ठीक है ना? लेट्स से कि एक वेलोसिटी वेक्टर था, वेलोसिटी वाज 20, अब इंक्रीज करके 22 कर दिया उसी डायरेक्शन के अंदर, तो इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय न्यू वेक्टर, अ वेक्टर बी और v2 और फाइनल वेलोसिटी व्हाटसोएवर मैं कहूँ उसको, तो मैं बोलूंगा जनाब वेक्टर भी चेंज हो चुका हुआ है। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी वो ये थी कि मैंने कहा था कि वेक्टर की डायरेक्शन को फ्लिप किया जा सकता है, 180 डिग्रीज के ऊपर फ्लिप कर दिया जाएगा। राइट है तो बिल्कुल लेफ्ट में बना दिया, लेकिन वहां पे आप एक नेगेटिव साइन प्लेस करते हो, वो नेगेटिव साइन ये बता रहा होता है कि ये फ्लिप हुआ हुआ वेक्टर है। सही है ना? या ऐसा भी कह सकता हूं कि लेट्स से कि एक वेक्टर था ए राइट हैंड साइड पे, दूसरा वेक्टर ही दूसरा है, लेट्स से इसका नाम ही मतलब दिस इज अ डिफरेंट वेक्टर वेक्टर बी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है कि ए इज माइनस बी, या फिर मैं कह सकता हूँ बी इज माइनस ए, कि अगर मैं बी को रिवर्स कर दूं तो वो ए बन जाएगा, या ए को रिवर्स कर दूंगा वो बी बन जाएगा। मैं इस तरह भी रेफर कर सकता हूँ, इस तरह भी पढ़ सकता हूँ। हमने कहा था कि इस चीज को हम कहाँ देख रहे हैं, हम देख रहे थे इनको एडिशंस ऑफ वेक्टर में। अब ये हमारा मेन टॉपिक था, व्हाट एडिशंस ऑफ वेक्टर इज। देखें एडिशन एज इन के हम 2 3 4 5 वेक्टर्स देखें, वी हैव एडिशंस ऑफ वेक्टर्स आल्सो, वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स आल्सो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हम फिजिक्स में नहीं कवर कर रहे होते। मतलब बताने वाली बात ये कि सिंस अ वेक्टर क्वांटिटी may undergo different mathematical operations, so similarly a vector may undergo a different mathematical operation which includes addition, subtraction, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। अब इनसे जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल रहा है, जिनका जो एग्रीगेटेड आंसर निकल रहा है, इक्विवेलेंट वेक्टर निकल रहा है, उसको आप रिजल्टेंट वेक्टर कह रहे हैं, नेट वेक्टर कह रहे हैं। हम एक्चुअली वो काम कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं वेक्टर्स को। तो बेसिकली हम एक सिंगल वेक्टर, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 4 वेक्टर्स को ऐड किया, 4 वेक्टर का एडिशन मेरे पास एक सिंगल वेक्टर आ रहा है, तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो एक सिंगल वेक्टर है इट हैज एन इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ ऑल दोस 4 वेक्टर्स। तो उन चारों का जो भी एक रिजल्टेंट इक्विवेलेंट इफेक्ट आ रहा था वो एक सिंगल वेक्टर के थ्रू हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। थोड़ी बहुत तो आप लोगों को नॉलेज ओ लेवल से भी होगी, लेकिन यहाँ पे इसको फर्दर डिटेल में हम लोगों ने देखा और फर्दर आज बहुत सारा देखने वाले हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं बेसिकली हम लोग। तो मैंने कहा कि जब हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे होंगे तो मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास वेक्टर्स पैरेलल हैं, नॉन पैरेलल हैं। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं, एक्टिंग अलोंग द सेम एक्सिस, हॉरिजॉन्टल हैं, वर्टिकल हैं, इवन डायगोनल हैं, एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, तो वो पैरेलल वेक्टर्स हैं और उनकी एडिशन बहुत आसान है, अलजेब्रिक एडिशन हो जाएगी। मैंने 2 एग्जांपल्स आपको करवाई थी, एक हॉरिजॉन्टल के साथ एक वर्टिकल के साथ। तो मैंने कहा लेट्स से कि एक था आपके पास 30 न्यूटन का, एक 14 न्यूटन का। यूजली क्या है कि वेक्टर्स की एग्जांपल आपको फोर्सेस में ज्यादा मिलती है, तो एग्जांपल्स में आप फोर्सेस ज्यादा देखेंगे, लेकिन इससे ये ना समझिएगा कि जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ फोर्सेस की हद तक महदूद है, नहीं, ये सारी बातें डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, इवन मोमेंटम के लिए, और हम देखेंगे मोमेंटम के लिए भी होता है, वैलिड है।
एग्जाम्पल में ज्यादातर ये कि हम लोग फोर्सेस का जिक्र कर लेते हैं, कोशिश करेंगे कि मल्टीपल एग्जाम्पल्स लेकर के आए यहाँ पे। तो एक वेक्टर है वर्टिकली एफर्ट 30 न्यूटन का, एक वेक्टर है वर्टिकली एफर्ट 40 न्यूटन का, इन दोनों को ऐड किया, मतलब इनका रिजल्टेंट निकाला। आपने मैंने कहा था कि हम डायरेक्टली इनको ऐड कर दिया करेंगे, अलजेब्रिक सम। आंसर मेरे पास +70 आ रहा है, पॉजिटिव अगेंस्ट की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है कि ये भी अपर डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मैंने कहा कि लेट्स से कि एक वेक्टर था मेरे पास नेगेटिव साइड पे 600 न्यूटन का, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में 800 न्यूटन का, तो मैंने इसको ऐड किस तरह किया है, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन में 600 का, नेगेटिव डायरेक्शन में 800 का, तो मैंने इसको ऐड किस तरह किया, मैंने कहा 600 प्लस -800, तो -200 आंसर आया। -200 बेसिकली मुझे ये बता रहा था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 200 है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, मतलब इट एक्ट्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू द प्रीवियस ओरिजिनल पॉजिटिव डायरेक्शन। यहां तक की तो बातें हो गई थी सारी क्लियर। अब आज देखते हैं कि अगर हमारे पास नॉन पैरेलल वेक्टर्स आ जाते हैं तो हम क्या करें। ठीक है, तो आज का पहला सब टॉपिक हमारे पास नॉन पैरेलल वेक्टर्स की एडिशन। एडिशन ऑफ नॉन पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, अब नॉन पैरेलल वेक्टर्स एज इन द वेक्टर्स व्हिच डू नॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन। तो वेक्टर्स which do not act along the same line। ठीक है, अब इसके लिए आप एक रूल फॉलो करते हैं, आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था जिसको आपने बोला था हेड टू टेल रूल, या फिर टिप टू टो रूल भी अक्सर बच्चे कहते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वील फॉलो हेड टू टेल मेथड। एक्चुअली हेड टू टेल मेथड नहीं है, हेड टू टेल एक अरेंजमेंट है आपके पास। मेथड क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। मेथड है आपके पास वेक्टर ट्रायंगल। ठीक है ना, वेक्टर ट्रायंगल क्या है अब समझते हैं इस बात को। सबसे पहले वेक्टर्स बना लेते हैं अपने। मैंने कहा कि लेट्स से कि एक वेक्टर मेरे पास था अलोंग दी एक्स एक्सिस, इसको मैंने वेक्टर ए का नाम दिया, और एक वेक्टर है मेरे पास लेट्स से वेक्टर बी, और इट इज इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल। अब वो एंगल मुझे फिलहाल नहीं पता, पता होना चाहिए। यहां पर हम इसको एंगल के विदाउट सॉल्व कर रहे हैं इसको। ये वेक्टर डी बी हो गया आपके पास। ठीक है, अब मैं रिजल्टिंग वेक्टर निकाल रहा हूं फॉलोइंग द वेक्टर ट्रायंगल मेथड। तो मैंने कहा फाइंडिंग रिजल्टेंट, फाइंडिंग रिजल्टेंट थ्रू वेक्टर ट्रायंगल। अब वेक्टर ट्रायंगल मेथड क्या है, वेक्टर ट्रायंगल मेथड के लिए हमें हेड टू टेल अरेंजमेंट, हेड टू टेल मेथड यूज करना होगा। हेड टू टेल मेथड क्या कहता है, हेड टू टेल मेथड ये कहता है सबसे पहला स्टेप कि ज्वाइन द वेक्टर्स हेड टू टेल, मतलब फर्स्ट वेक्टर की हेड के ऊपर प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। ठीक है, तो साथ साथ में यहाँ पे लिख रहा हूँ हेड टू टेल मेथड। पहला स्टेप है आपके पास ज्वाइन द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर
एट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब देखो मुझे डिस्प्लेस करना है वेक्टर्स को ना, तो डिस्प्लेस करने का रूल हमें पता था कि डिस्प्लेस इस तरह किए जाते हैं कि आप क्या कहते हैं, इनकी डायरेक्शन, इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करते। तो ये मेरे पास दो वेक्टर्स थे, अब मैंने इनको एज इट इज बनाना है, ठीक है। तो मैंने ये वेक्टर ए लिया, इसको रखा अपने पास, ठीक है। और अब मैंने इसके हेड के ऊपर बी की टेल प्लेस कर देनी है, तो बी की टेल मैंने यहां से उठा करके इसकी टेल के ऊपर, इसके हेड के ऊपर ऐसे प्लेस। अगर मेरे पास कोई तीसरा वेक्टर होता तो उसकी टेल में इसके ऊपर रख रहा होता, इसके हेड के ऊपर रख रहा होता, कोई चौथा वेक्टर होता तो उसकी टेल में बिल्कुल इसी तरह अरेंज करता चला जाता, हेड टू टेल, इन अ रो, एक ट्रेन बनाता चला जाता जब तक जितने मेरे पास वेक्टर मौजूद थे। मेरे पास यहाँ पे दो ही थे, तो मैंने दो वेक्टर्स को हेड टू टेल अरेंज कर ली, ठीक है ना। अब बनाना मुझे इनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किस तरह बनेगा आपके पास, रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एंड्स एट द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। और उसका जो हेड होगा डेफिनेटली टेल टू हेड जा रहा होगा, क्योंकि स्टार्ट हुआ है टेल टू हेड। तो हम इस तरह लिखेंगे, ड्रॉ अ रिजल्टेंट, ड्रॉ अ रिजल्टेंट वेक्टर that starts from the tail of first vector and ends at the head of the last। मैंने लास्ट का टर्म इसलिए यूज किया क्योंकि हो सकते तीन हो, चार हो, पांच हो, ठीक है ना। हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर या लास्ट वेक्टर। अब क्योंकि हम ट्राइंगल बोल रहे हैं इसे, ठीक है ना, तो ट्राइंगल बोलना मतलब हमारे पास दो ही वेक्टर होंगे, दो वेक्टर से ज्यादा होंगे तो वो ट्राइंगल नहीं बन जाने वाला हमारे पास। तो मैंने कहा रिजल्टेंट वेक्टर मैं बना रहा हूँ, तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास पहले की टेल से स्टार्ट होगा, मतलब यहां से स्टार्ट होगा एंड यहाँ तक जाएगा, ये उसकी डायरेक्शन होगी। तो मैंने कहा दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर टेल टू हेड। इसकी डायरेक्शन क्या है आपके पास, टेल टू हेड जा रहा है, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट। अब अगर मैंने इसको एज अ स्केल डायग्राम ट्रीट किया था, तो देखो मैं रिजल्टेंट का भी एक स्केल डायग्राम, मतलब स्केल के रिस्पेक्ट से इसको मेजर करके मैंने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। जो कि एएस के अंदर हम कंपैरेटिवली बहुत ही रेयरली करेंगे, अब तक मैंने एक या दो सवाल इस टाइप के देखे हैं, इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, वी यूज द अदरवाइज मेथड रेजोल्यूशन जो कि बेस्ट मेथड है, ठीक है। और यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल्स, एंगल अगर इसका मेजर किया जाएगा, तो इसका एंगल मेजर किया जा रहा है आपके पास हॉरिजॉन्टल से, तो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये आपने एंगल निकाल दिया। मैं इसको मेंशन कर दूं कि ये एंगल जो है दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। मैंने कहा कि यूजली हम किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, हम इसमें वेक्टर ट्रायंगल में अरेंजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट की थी, आज कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम देखेंगे भी। मैग्नीट्यूड वाइज अगर मुझे इसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी हो, तो क्या मैं यहाँ पे साइन और कोसाइन रूल को यूज कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल यूज कर सकता हूँ, एग्जामिनर इस बात की इजाजत देता है आपको। और हम जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो एक दो क्वेश्चंस में साइन एंड कोसाइन रूल से भी करवा दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो हमने वेक्टर ट्रायंगल मेथड सॉल्व किया था, इसमें हमने क्या किया है, हमने बेसिकली ए माइनस बी किया था। तो लेट्स से कि हमने, हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर था दैट वाज आर एंड इट वाज गिवन दैट के आर जो है वो ए माइनस बी है, ठीक है, सॉरी ए प्लस बी है, सॉरी ये ए प्लस बी है। तो व्हाट इफ कि मुझे ए माइनस बी निकाल, मुझे सब्ट्रैक्ट करना था दो को, मतलब अगर मुझसे कहा जाता है कि आप एक वेक्टर निकाल के दें दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी,
अब मैं वेक्टर्स को माइनस किस तरह करूंगा? अब देखिए वेक्टर्स को जब वो माइनस कर रहे होते हैं तो हेड टू टेल रूल थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हो, कहते हैं आप हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे, टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, ये रहेगी कंफ्यूजन। तो इसके लिए एक ऑल्टरनेट मेथड ढूंढ लेते हैं और वो बेइंतहा आसान है। मैं हेड टू टेल मेथड ही फॉलो करूंगा, मतलब हेड टू टेल ज्वाइन करना है। मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहा, मैं इनको ऐड ही करूंगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन लेकर के आ रहा हूँ। वेरिएशन में क्या लेकर आया, मैं क्या इस बात को, ये जो ऊपर मेरे पास लिखा हुआ ए माइनस बी, मैं इसको ए प्लस माइनस बी ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है ना? इट्स पॉसिबल, मैथमेटिकली पॉसिबल है। अब क्या करूंगा यहाँ पे, देखो आपके पास बी मौजूद था ना, हमारे पास एक लिबर्टी है कि मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं। मैंने इसको फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने से ये वाला वेक्टर मेरे पास हो गया माइनस बी। तो बेसिकली आई एम एडिंग ए विद माइनस बी। तो अभी भी मैं ऐड ही कर रहा हूं। अब अगर मैं ए माइनस बी करूंगा तो मैं किस तरह कर रहा हूं, हेड टू टेल मेथड। मैंने पहला वेक्टर बनाया दैट वाज ए, और उसको मैंने प्लेस किया। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि इसकी हेड पे मैंने सेकंड वेक्टर जो कि माइनस बी था उसकी टेल रखनी थी। तो मैंने माइनस बी की टेल हेड पे रखी, खुद ही अलाइन होकर के ये एक शेप ले लेगा आपके पास। यू डोंट हैव टू वरी कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपने बस इसको अरेंज करना है। इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होने देनी है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने देना, आपने बस इसको अरेंज करना है। तो ये था ए माइनस बी, ए प्लस माइनस बी। अब देखो रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक होगा। तो आपके पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो ये रिजल्टेंट हो गया ए प्लस माइनस बी का या फिर ए माइनस बी का। लेकिन अगर मुझे एग्जामिनर बोलता है कि नहीं जनाब ए प्लस माइनस नहीं ए माइनस बी था, तो मैं फाइनल आंसर में इसको फिर से ए माइनस बी लिख दूंगा। क्या लिखूंगा मैं? बेटा मुझे वेक्टर ट्राइंगल तो मिल ही गया था ना, तो मैंने दिस वाज द रिजल्टेंट, राइट। मैंने क्या किया हुआ था यहाँ पे थोड़ी सी ऑल्टरेशन, कि मैंने माइनस बी, सॉरी बी को चेंज कर रखा हुआ था और माइनस बी बनाया हुआ था। मैं इसकी डायरेक्शन दोबारा चेंज कर देता हूँ। ये हो गया आपके पास वेक्टर बी, और यहां से मैं माइनस साइन हटा देता हूँ। तो बेटा ये आपके पास ए माइनस बी हो जाता। तो अलग से कोई मेथड याद ही नहीं किया आपने, कुछ भी आपने अलग से याद नहीं किया कि मुझे हेड टू हेड ज्वाइन करना था और रिजल्टेंट वेक्टर टेल पहले की टेल से उसका हेड लास्ट की टेल तक जा रहे, नहीं ऐसा कुछ याद ही नहीं किया आपने। क्या किया आपने, वही एक जो सिंपल फॉर्मूला याद किया था, सिंपल मेथड याद किया था कि हेड टू टेल अरेंज करना है। जब आपके पास ए माइनस बी आया तो आपने ए प्लस माइनस बी लिख दिया, बी को आपने रिवर्स कर दिया, उसके साथ आपने माइनस साइन लगा दिया। आपने ए को ऐड किया विद थर्ड न्यू वेक्टर दैट वाज माइनस बी, और फिर आपने फाइनली जब आपके पास रिजल्टेंट डायग्राम आ गई है, आपने बी को फिर से फ्लिप करके माइनस बी जगह बी लिख दिया उसको। कोई हर्ष तो नहीं है? सो दिस इज हाउ वी ऐड पैरेलल वेक्टर नॉन पैरेलल वेक्टर्स थ्रू अ वेक्टर ट्रायंगल। मुझे बताइएगा यहां तक बातें क्लियर है? चलो, अब ये तो थी बहुत आसान सी बातें, लेकिन इसमें भी कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो थोड़े बहुत आज हम देखेंगे। और अगली चीज वेक्टर ट्रायंगल के थ्रू ही देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम, वेक्टर्स इन इक्विलिब्रियम। हमने लिखा वेक्टर्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं हम जब यूं कहें कि नो रिजल्टेंट वेक्टर ठीक है
फोर्सेस की टर्म्स में बोलूं तो आपके पास फोर्सेस बैलेंस हैं, अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस या अपवर्ड वेक्टर्स डाउनवर्ड के बराबर हैं, लेफ्ट साइड के वेक्टर्स जो हैं वो राइट हैंड साइड के बराबर हैं। हम इसको यूं भी कहते हैं कि सारे वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। कैंसिल आउट मतलब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ एक्ट कर रहे थे, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। तो जब बोला जाए कि जनाब रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा वेक्टर्स ऐड नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिजल्टेंट है वो जीरो है। अब अगर किसी चीज पर रिजल्टेंट जीरो है तो इन दैट केस आपके पास वेक्टर डायग्राम किस तरह बनेगी वो ध्यान से देखें। सबसे पहली चीज तो ये देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकती है, मतलब इक्विलिब्रियम की। देखो मैंने एक एक पिक्चर सी बना लेते हैं। पहले एग्जाम्पल मैंने कहा, लेट्स से कि एक रिजिड वॉल मौजूद थी, उस रिजिड वॉल से एक रॉड ऐसे हैंग हुआ हुआ था, ठीक है। उस रॉड से कोई भी एक लोड हैंग हुआ हुआ है, लेट्स से अ लैंप और समथिंग, वो ऐसे हैंग हुआ, एंड इसको सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रिंग, एक जो है स्ट्रिंग यहाँ पे लगी हुई है। अब ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर मौजूद है आपके पास टेंशन फोर्स। अब जरा फोर्सेस को हाईलाइट कर लेते हैं। तो मैंने कहा फोर्सेस कौन कौन सी होंगी वो देख लो। फोर्सेस में आपके पास मैंने कहा स्ट्रिंग के अंदर आपके पास मौजूद है एक टेंशन फोर्स जो कि इस इंक्लाइन डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अच्छा, आपका ये जो लोड जो भी था हैंग हुआ हुआ, इसका एक वेट होगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। मैंने कहा ये वेट हो गया इसका। और साथ ही साथ मैंने कहा कि जनाब एक फोर्स होगी जो कि डेफिनेटली इस तरफ लग रही होगी रॉड के ऊपर, ठीक है, जो कि टुवर्ड्स दी वॉल जा रही होगी। तो मैंने कहा इस फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स या सिर्फ एफ से रेफर कर देते हैं। तो मैंने कहा था एक फोर्स जनाब यहाँ। अच्छा, अब जाहिर है कि हम डायनामिक्स तो अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतनी बहुत नॉलेज आपको यहाँ पर है कि अगर फोर्सेस इसकी बैलेंस है तो यहाँ पर ये मतलब अगर ये मूव नहीं कर रहा है, डेफिनेटली लेट्स से कि मैंने कहा ये लैंप था कोई जो हैंग हुआ हुआ था, कोई भी ऑब्जेक्ट था जो किसी भी वॉल से किसी भी सपोर्ट के साथ हैंग हुआ हुआ था, मूव तो नहीं कर रहा ना। मूव नहीं कर रहा तो मतलब ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी है तो मतलब फोर्सेस इसके ऊपर बैलेंस है, तमाम वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे वेक्टर ट्राइंगल किस तरह बनेगा? वेक्टर ट्राइंगल इस तरह बनने वाला है कि आप स्टार्ट करेंगे वही आपके पास जो रूल है, क्या, हेड टू टेल, ठीक है। नाउ स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द फोर्स, लेट्स से आई एम स्टार्टिंग विद द फोर्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फोर्स गलत बना दी है, ठीक है, मैं उसको जरा करेक्ट कर लूँ। सॉरी, मैं एक फोर्स गलत बना दी कि मैंने कहा कि मेरे पास ये जो फोर्स है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस की बात हो रही है ना। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो यहाँ वॉल की तरफ से लग रही है। तो असल में एक फोर्स वहां भी लग रही है जिस डायरेक्शन में पहले बनाई थी, वो भी बिल्कुल सही फोर्स है, डेफिनेटली थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। लेकिन इस वक्त हम बात करें ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस, वो इस पॉइंट के ऊपर बात हो रही है। तो इसके ऊपर एक वेट यहाँ पर एक कर रहा था, टेंशन फोर्स यहाँ एक करी थी, और एक वॉल की तरफ से या रॉड की तरफ से जो फोर्स लग रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस, तो आपके पास ये जो फोर्स हमने पहले बनाई थी वो एक्चुअली इस पॉइंट पर एक्ट कर रही है फ्रॉम द दिस पॉइंट। खैर, मैंने कहा स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ दी फोर्स, तो मैंने कहा लेट्स से फोर्स एफ से स्टार्ट करते हैं। फोर्स एफ जेरे बहस है, तो फोर्स एफ से मैंने स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले फोर्स एफ को बनाया, ये उसकी डायरेक्शन थी, ठीक है। दूसरा, मैंने कहा मैं बना रहा हूं यहाँ पे टेंशन फोर्स, ठीक है। तो टेंशन फोर्स मैंने बनाई कुछ इस तरह, इंक्लाइन डायरेक्शन में आपके पास यहाँ जा रही थी। और थर्ड फोर्स जो मुझे बनानी है वो थी इसकी वेट, और वेट मैंने इसे डाउनवर्ड बनाया। अब आपने एक चीज रियलाइज करनी है, जब ऊपर मैं वेक्टर ट्रायंगल बना रहा था तो वेक्टर ट्रायंगल ओपन रह जाता था। ये बनाया, ये बनाया, खत्म हो गया। अब मुझे रिजल्टेंट बनाना था। रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक जा रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप रियलाइज करो कि जब मैं वेक्टर्स को ज्वाइन कर रहा था तो तमाम वेक्टर्स ज्वाइन होकर के एक क्लोज लूप फॉर्म कर गए। जहां से स्टार्ट हुए वहीं पे बात खत्म हो गई। हमने स्टार्ट की थी हमारा जो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर था वो ये था,
और हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर बिल्कुल टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर पर आकर के खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक लूप कंप्लीट हो चुका है मेरे पास, एक क्लोज साइकिल बनी है मेरे पास रिजल्टेंट की कोई जगह ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर ट्राइंगल्स के किस पॉइंट से मैं रियलाइज करूंगा कि फोर्सेस या वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में है, दे विल फॉर्म अ क्लोज साइक्लिक लूप। यहाँ पर आपके पास इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे फॉर एग्जांपल वो तो डिपेंड करता है कि मैंने वेक्टर्स किस तरह अरेंज किए थे। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास एक एंटी क्लॉकवाइज क्लोज साइक्लिक लूप बन रहा है, जो कि आपको ऊपर नहीं मिलता। अगर देखो यहाँ पे ये दोनों, लेट्स से कि इनका लूप जो था वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, लेकिन ये इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता हुआ है। अगर मैं इन दोनों के लूप की बात करता हूँ तो वो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज लूप लेकर के आ रहा है। सिमिलरली किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर के साथ में काम कर रहा होता तो मेरे पास कभी भी क्लोज साइकिल नहीं बन रही होती। आपके पास हमेशा क्लोज साइकिल उस वक्त बनेगी जब आपके पास वेक्टर जो हो वो इक्विलिब्रियम में हो। तो एक अहम पॉइंट मैं इसके साथ लिखूंगा, मैं लिखूंगा इफ द वेक्टर्स, आप मेरे साथ साथ इसको लिखिएगा, if the vectors are in equilibrium, the resultant is zero. A vector triangle forms with a closed cyclic loop. अगर आपके पास साइक्लिक लूप नहीं बन रहा कंप्लीट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम में नहीं है आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, इसके एक दो क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे एक बहुत अहम चीज के ऊपर जाने वाले। सही है। अच्छा, मुझे एक सेकंड देंगे आप लोग जरा। चलें, ये हमारे पास क्या कहते हैं, पहला सवाल है। ये वर्कशीट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो दिस इज ये वर्कशीट शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। कुछ उन चीजों के रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के जो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन हम पहले जनरल क्वेश्चन देख रहे हैं वेक्टर ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है ना। वो कहते हैं द डायग्राम शोज टू वेक्टर्स x एंड y, in which vector triangle does the vector z show the magnitude of the direction x minus y। अब देखिए, माइनस की बात हो गई है, आपके पास x और y गिवन था, आपने x माइनस वाई शो करना है। या तो आप उसको इस मेथड से याद रखोगे, जब आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप दोनों के हेड्स मिला दोगे, जो रिजल्टिंग वेक्टर है वो आपके पास आएगा फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। उस हिसाब से आपके पास आंसर आपको नजर आना चाहिए ए। लेकिन लेट्स से कि ये मेथड आपको याद नहीं आ रहा था, तो एक दूसरा मेथड जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये था कि हमारे पास लेट्स से जो वेक्टर ए है या वेक्टर एक्स है, मैं इसको, मैंने कहा कि पहले तो मैं यहाँ पे ये चेंजेस लेकर आ रहा था कि मैं इसको कर रहा था एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक है। ये काम मैंने किस तरह किया था, मैंने कहा था मेरे पास एक वेक्टर था एक्स इन दिस गिवन डायरेक्शन, इसके अंदर मैंने माइनस वाई को ऐड कर देना था। माइनस वाई को अगर मैं ऐड करता तो माइनस वाई आपके पास ये वाला वेक्टर होता और इसकी डायरेक्शन बस ऑपोजिट होगी। तो मैंने इसको उठा करके यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। अब रिजल्टिंग वेक्टर फर्स्ट की टेल लास्ट का हेड, तो फर्स्ट की टेल लास्ट का हेड आपके पास ये डायरेक्शन बन जाती है। अच्छा, हम लोगों ने भी गलत हाईलाइट की डायरेक्शन, हमारे पास ये बी वॉज द आंसर। तो मैंने कहा ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। लेकिन द पॉइंट इज कि यहाँ पे अब मार्क क्या करूंगा, इसने इसको एक्स रखा है, डेफिनेटली वो सही है, दिस इज जी द रिजल्टेंट वेक्टर, वो भी ठीक है। लेकिन ये जिस वेक्टर को मैंने यहाँ पे बनाया है दिस इज माइनस वाई, मुझे माइनस वाई नहीं, मुझे वाई चाहिए, तो अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, इसकी डायरेक्शन कर लूंगा चेंज।
मैं इसकी डायरेक्शन अगर चेंज करता हूँ तो मुझे इसकी डायरेक्शन जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी वही रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई। तो उस हिसाब से आंसर मेरे पास डी बन जाता। आइडिया समझ में? वॉज इजी। ठीक है, चलें। अब जैसे देखिए, एक ये सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन pushes a ball due north and another force of 3 न्यूटन due east. What is the magnitude of the two forces? अब देखो यहाँ पे आपने दो फोर्सेस हैं आपके पास। एक फोर्स है 3 न्यूटन की एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट। दूसरी फोर्स, अगर मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ वेक्टर ट्राइंगल के थ्रू, तो ये 5 न्यूटन की हो गई। रिजल्टेंट जो बन रहा है उसका इस डायरेक्शन में बन रहा है। अगर मैं ये देखूं कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मुझे अब वो मैथमेटिकल ऑपरेशन चाहिए जिससे मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। क्या ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं? और 90 डिग्री बना रहे हैं तो एक 5 न्यूटन का है, एक 3 न्यूटन का है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है हाइपोटेनस कहलाएगा इसका। मैं इसके लिए क्या करूंगा, राइट एंगल बन रहा है ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम की मदद ले लूंगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मैंने कहा जनाब ये रिलेशन बनता है इन तीनों वेक्टर्स के दरमियान। मैंने किस तरह लगाया, मैंने कहा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इन द रूट, और जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट कीजिएगा। 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अच्छा, मेरे पास वैल्यू आ रही है 5.83 एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से हमारे पास आंसर हो गया जनाब सी। ठीक है, चलो। अब एक वेक्टर ट्रायंगल, अच्छा ये मैं स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रेजोल्यूशन जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बिल्कुल देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे बोलता है वेक्टर्स पी एंड क्यू आर ड्रॉन टू स्केल, ठीक है। विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वेक्टर पी प्लस क्यू। बहुत आसान हो जाता है। देखो पी प्लस क्यू अगर बनाना है तो आपने पी और क्यू को पहले ऐड कर लेना है। और क्योंकि मेरे पास ये सहूलत मौजूद है तो मैं एज इट इज इनकी डायरेक्शन के हिसाब से इनको अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमने किया पी प्लस क्यू, जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपके पास वो पी से लेके क्यू तक यहाँ जाए। तो उस हिसाब से आपके पास आंसर क्या बन रहा है? क्या ए लग रहा है आपको आंसर? डेफिनेटली बी और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ठीक है ना। सी का मसला ये है कि सी स्लाइटली ऊपर जा रहा है, जबकि मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा वेक्टर है वो स्लाइटली नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से सी तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है। सी कैन नॉट बी दी आंसर। बी और डी तो डायग्राम को ही सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या बना मेरे पास? ए। वेक्टर ट्राइंगल्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से इसी टाइप के आएंगे आपके पास। अब जैसे दो क्वेश्चंस और देखते हैं। अब मैंने कहा था कि देखो यहाँ पर ये जो हेड टू टेल वाला मेथड हमने देखा था कि ये जरूरी नहीं है कि दो ही वेक्टर की बात हो, इसमें 3 4 5 वेक्टर भी हो सकते हैं। 3 4 5 वेक्टर का सवाल वो आपसे पूछेगा नहीं, रेयरली एक सवाल यहाँ पे 3 वेक्टर्स का पूछा हुआ है इसने। यूजली हम मल्टीपल, जब हमारे पास 2 3 से ज्यादा वेक्टर्स आ जाते हैं तो हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, रेजोल्यूशन उसे कहते हैं। हम अगली क्लास में इसको देखने वाले हैं। इसका मैं चाहूंगा जवाब आप लोग दें। वो कहते हैं 3 वायर्स ईच एक्सर्ट अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन अ वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है उसके ऊपर 3 वायर्स लगे हुए हैं, तीनों की डिफरेंट डायरेक्शन है और डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स है। विच वेक्टर डायग्राम शोज द रिजल्टेंट फोर्स आर ऑन द पोल। रिजल्टेंट फोर्स, चलिए ये मैं कर देता हूँ आप लोग के लिए। रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो 3 वेक्टर्स हैं और तीनों में से किसी भी एक से स्टार्ट करो और हेड टू टेल उनको अरेंज कर देता हूँ। मैं नाम देता हूँ, मैंने कहा 1 2 एंड 3 से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा पहले मैंने बनाया वेक्टर 1,
कुछ इस डायरेक्शन में था। मैंने बनाया वेक्टर 2, इस डायरेक्शन में था। फिर मैंने बनाया वेक्टर 3, इस डायरेक्शन में था। रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास ये बनेगा। तो अब आप अपनी डायरेक्शन देख लो, सीक्वेंस मैटर नहीं करती है, आपका रिजल्टेंट सेम आना चाहिए। जो मेरा रिजल्टेंट है कुछ करीब करीब बी जैसा लग रहा है, ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पे बी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये वाला वेक्टर पहले लिया, फिर वेक्टर बनाया, तीसरा ये वाला वेक्टर बनाया, रिजल्टेंट इज द सेम। तो पॉइंट इज कि सीक्वेंस मैटर नहीं करेगी, आप ए प्लस अगर एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में तो डेफिनेटली ए प्लस बी कर रहे हो या बी प्लस ए कर रहे हो, ठीक है ना, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगी, आंसर आपके पास यही आने वाला है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मुझे स्टार्ट करना था, मेरा प्लान था कि मैं आज ही स्टार्ट करूंगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इटसेल्फ रिक्वायर्स अराउंड 40-45 मिनट्स की एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगी, हमारी क्लास टाइम को एक्सीड कर रहा होगा। इस वजह से आई एम पॉजिंग द क्लास, यहाँ पर मैं इसको रोक रहा हूँ।